जय हिंद दोस्तों। ईएमआई बाउंस हो गई है और आपने अपना फोन बंद कर लिया है, कॉल्स नहीं उठा रहे हो, एड्रेस चेंज कर लिया है, सिम तोड़ के फेंक दी है। ऐसे में अब बैंक क्या कर सकता है? क्या बैंक आपको खोजेगा? क्या बैंक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा? क्या बैंक आपके लिए कोई नोटिस इशू करेगा? और अगर ऐसे में कोर्ट केस होता है, कोई सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 138 का केस होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, भाइयों, काफी सारे भाइयों का हमारे सवाल आ रहा था, कमेंट्स में भी आ रहा था, वैसे पर्सनली भी पूछ रहे थे बहुत सारे कि सर मैं ना रिकवरी वालों से बहुत परेशान हो गया था, मैंने झेला, लेकिन क्या हूँ, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं होता नहीं हूँ घर पे, कोई और होती है फैमिली, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, बहन होती है, माँ बाप होते हैं। तो ऐसे में मेरे से देखा नहीं गया, मैंने सर परेशान हो गए इन रिकवरी वालों से अपना एड्रेस चेंज कर लिया, अपना फोन नंबर बंद कर दिया, फोन कॉल भी बहुत सारे थे तो मैंने फोन कॉल्स बंद कर लिए। कई भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कॉल बंद करी होगी, और कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने एड्रेस भी चेंज कर लिया है और कॉल्स भी बंद कर लिए। तो ऐसे में अब बैंक क्या कर सकता है? और अगर हमें कोई भी नोटिस रिसीव होता है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे घर पे रिसीव होता है या फिर कोई कोर्ट केस होता है, तो ऐसे में क्या करा जाएगा? और क्या अगर मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूं, अपना फोन नंबर बंद कर देता हूं, तो क्या बैंक मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है इसके ऊपर? बहुत सारे भाइयों का सवाल आ रहा था, बहुत ज्यादा वो लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे अलग अलग सवाल थे कि सर मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, अब रिकवरी एजेंट मुझे डरा रहे हैं कि आपने एड्रेस चेंज कर लिया तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और बैंक क्या क्या आपके ऊपर चीजें करेगा? आज का वीडियो इसी के ऊपर, पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। सारे सवालों के जवाब इसके अंदर मिल जाएंगे, दूसरा कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपको लोन सेटलमेंट करवाना है, कोई लीगल नोटिस आया है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लास्ट वार्निंग नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2) 13(4) का नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, कोई कोर्ट से समन आया, ऐसा कोई भी चीज है, कोई भी परेशानी है, उसको ऑब्जेक्शन लिखवाना है, बेल लेनी है, ऐसी कोई भी आपको दिक्कत है, तो यहां पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हो, चाहे आपका पहला मंथ चल रहा हो, दूसरा मंथ चल रहा हो, तीसरा मंथ चल रहा हो, आपको कॉल्स तो बहुत आएंगे 3 महीने तक। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉल्स आएंगे, बहुत ही ज्यादा कॉल्स आते हैं। कईयों बार कई लोगों ने 10-10 जगह से लोन ले रखा है, तो उनकी कॉल की संख्या जो है वो 500-500 पहुंच जाता है। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने 12-13 जगहों से क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह ले रखे थे। वो मुझे बताते हैं कि उनको एक दिन में एक बार 700 कॉल आ गए थे। 700 कॉल, पहला मंथ उनका चल रहा था, सोच के देखो, 700 कॉल्स। इमेजिन करके देखो, वो एक कॉल उठा के बात कर रहे थे तो उसके ऊपर 10 कॉल और आ जा रहे थे। जैसे एक कॉल उठा के बात कर रहे हैं कि हाँ जी मेरी स्थिति ऐसी ठीक नहीं है, मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को परेशानी आ रही है, तो उतने में ही 10 कॉल और ऊपर से आ जा रहे थे। अब ऐसे में इंसान क्या करे, इतने कॉल उठाना देखो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से इसको मेंटली टॉर्चर करना ही कहते हैं। अब मेरे को एक क्लाइंट ने भी पूछा था कि सर क्या रिकवरी वाले हमें कितना भी कॉल कर सकते हैं? देखिए, आपने जब लोन सैंक्शन करवाया था तो उसके एग्रीमेंट के अंदर एक चीज लिखी हुई थी, जहां पर 90 घंटे से लेके एक हफ्ते के अंदर 2700 घंटे तक लिखा हुआ है। काफी सारे लोन एग्रीमेंट आप पढ़ भी सकते हो अपने, अलग अलग एग्रीमेंट में अलग अलग चीज होती है, लेकिन ये जो मेन एग्रीमेंट है उसके मैं बता रहा हूँ, 90 से लेके टोटल 2700 घंटों तक आपको वो लोग कॉल कर सकते हैं, चाहे तो उतनी बात वो लोग कर सकते हैं ऑन कॉल पे। ये लीगली वैलिड होता है, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में है, कई एग्रीमेंट्स में अलग होता है, कई एग्रीमेंट्स में ज्यादा होता है, कम होता है। ठीक है, उसके हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं कॉल बंद कर देता हूं तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। कई ये लोग डराते हैं कि भाई साहब आप कॉल बंद कर दोगे, कॉल उठाना बंद कर दोगे, अपनी सिम बंद कर दोगे, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर 420 लग जाएगी, जो कि अब 316 और 318 हो चुकी है, वो लग जाएगी, ऐसी चीजें हो जाएंगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका फोन, आपकी मर्जी, आपकी चीज, आप चाहे तो पूरा सिम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। ठीक है, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा।
अब कई भाई हमारे हैं जिन्होंने एड्रेस चेंज नहीं करा लेकिन उन्होंने सिम चेंज कर लिए, उनके लिए एक खतरे की घड़ी क्या है मैं बता देता हूँ। आप जब इतने कॉल्स नहीं उठाते हो तो आपके घर पे विजिट की संख्या बढ़ जाती है, और जब आपने एड्रेस चेंज नहीं कर रखा तो वो विजिट पे जरूर आएगा। तो ऐसे में क्या करा जाए, अगर आप खुद से कॉल नहीं उठा पा रहे हो तो हमारे पास एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस है। आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल होंगे हमारी टीम उठाएगी और आपके बिहाफ पे लीगलाइज तरीके से बात कर लेगी और सेटलमेंट का ऑफर भी निकाल लेगी। अगर आप आर्थिक स्थिति में सही नहीं हो तो आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉल मत उठाओ और बोलो, कोई आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अब अगर जो भाई हमारे सिम बंद कर चुके हैं और अपना एड्रेस भी चेंज कर चुके हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि एड्रेस चेंज करने की, तो उनको मेरी सलाह क्या रहेगी, उनको देखो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जो है अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आप अपना फोन बंद करने की सोच रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन मैं एक बता देता हूं, फोन में एक सेटिंग होती है ब्लॉक अननोन कॉल्स, आप चाहो तो वो ऑन कर सकते हो। सिम को पूरे तरीके से बंद ना करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप ब्लॉक अननोन कॉल्स कर दोगे तो आपको बाहर से कोई अननोन कॉल नहीं आएगा, एक सिंगल अननोन कॉल नहीं आएगा, कोई रिकवरी का कॉल नहीं आएगा। जो आपके सेव नंबर होंगे वो आपके कॉल्स आएंगे। मैं सिम बंद करने को क्यों मना कर रहा हूं मैं बता देता हूं सब लोगों को, क्योंकि कई हमारे भाई हैं जिनको नोटिस रिसीव होते हैं। जैसे घर पे तो बहुत कम नोटिस आता है क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके का खर्चा लग जाता है बहुत ज्यादा। आजकल मेल पे, व्हाट्सएप पर और एसएमएस के द्वारा नोटिस भेजना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। और हर एक लॉ फर्म इस तरीके से ही अपने नोटिस भेजती है, अपने आगे की प्रोसीडिंग करती है, फिर चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो। अब जो भाई ये सोच रहा है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आता है हम लोग सिम वगैरह प्योर बंद कर लेते हैं, रिसीव ही नहीं करते उसे, तो क्या हमारे ऊपर आगे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो सकती है? देखो कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। अक्सर आर्बिट्रेटर जो है वो ये दिखाता है कि भाई साहब नोटिस तो हमने भेजा था, अब बंदे ने रिप्लाई नहीं करा, हमें कैसे पता उसने रिसीव करा कि नहीं करा, हमने मेल कर दी है, उसने रिप्लाई तो भेजा नहीं है। इसलिए अपना नंबर ऑन करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप अननोन कॉल बंद कर दो, कॉल मत उठाओ। कॉल उठाने को मैं कह ही नहीं रहा, मैं मना कर देता हूं क्योंकि आपका दिमाग खराब रहेगा, आपको टेंशन रहेगी, आपको परेशानी रहेगी, इसलिए कॉल उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बताइए, एक सिंगल कॉल मत उठाओ बैंक का, कोई जरूरत नहीं है, आपका माइंड कम से कम फ्रेश तो रहेगा। विजिट क्या है, दिन में एक दो विजिट का क्या है, हफ्ते में एक दो बार होती है, लेकिन जो कॉल्स है यार वो बहुत होती है, आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है, इतनी ज्यादा कॉल्स आती है। इसलिए कॉल उठाना बिल्कुल ही बंद कर दो। हाँ, नंबर पर और बंद मत करो। अगर चाहो तो, अगर जिन भाइयों ने नंबर बंद कर दिया, जो सोच रहे हैं कि यार अब तो मैंने नंबर बंद कर दिया, तो आप अभी भी टेंशन फ्री रह सकते हो। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर कोई नोटिस भी आता है वो एसएमएस के माध्यम से है या फिर व्हाट्सएप या फिर मेल के माध्यम से है, जब तक आप उसे ऑन नहीं करते, उसे खोलते नहीं, उसे ओपन नहीं करते, तब तक वो वैलिड नहीं होता। अगर मान लो कोई एसएमएस है, उसके अंदर एक लिंक है, वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, जब तक आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड नहीं करोगे तब तक वहां पर वो नहीं दिखाएगा कि आदमी ने रिसीव करी है। आपको कोई मेल आई है, मेल का अलग फॉर्मेट है, मेल अगर आप नहीं भी खोलते हो तो भी वो मानी जाती है। हाँ, जो भाई हम पे बोलता है कि आपकी मेल आईडी मेरी गलत हो गई, मेरे पास वो मेल आईडी है ही नहीं, अब उसमें क्या करा जाए? तो आप कल जब इतने टाइम से मेल नहीं चला रहे हो आप, क्योंकि वो मल्टीपल मेल्स वगैरह भेजेंगे, उनमें से एक भी मेल रिसीव नहीं होगी तो वो लोग एक्शन नहीं लेते फिर आगे, ठीक है। और व्हाट्सएप पर अगर भेजते हैं, क्या मैं व्हाट्सएप चला सकता हूं? देखो, अगर व्हाट्सएप पर कोई भी नोटिस तुम्हें आता है और तुम उसे सीन कर लेते हो तो फिर उसका रिप्लाई देना मस्ट है। अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो वो ये कंसिडर करा जाएगा कि तुमने नोटिस रिसीव कर लिया और उसके बाद भी उसका रिप्लाई नहीं करा, तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर सकते हैं और आगे चल के कोई और नोटिस की भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। हाँ, एड्रेस चेंज कर लिया, अगर एड्रेस पर नोटिस आएगा, मेरी जगह कोई और रिसीव कर देता, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ज्यादातर ये लोग रजिस्टर पोस्ट भेजते हैं, आपके हाथ में अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो रिसीव ही नहीं करवाता, जो पोस्ट मास्टर रहता है वो रिसीव नहीं देता, सीधी सी बात है। वहां पर साइन करना पड़ता है, रजिस्टर पोस्ट जो रहती है वहां पर साइन भी आपको करना पड़ता है कि भाई साहब मैंने रिसीव करा है, मैं चीजें हूँ। अगर कोई और रिसीव करता है आपके ब्याह पे तो फिर वो या तो रिश्तेदार हो या फिर आप कंफर्मेशन दोगे पोस्ट मास्टर को तो ही वो रिसीव करवाता, वरना ऐसा नहीं करवाता। हो सकता है आपको कॉल है, आप मना कर सकते हो कि भाई साहब मैं वहां नहीं रहता, मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, वापसी भेज दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस चेंज करने पे क्या मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये जो इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, वो एक आजाद देश है। आप इसके किसी भी कोने में रह सकते हो। आज आप दिल्ली में रह रहे थे, आपकी जॉब चेंज हुई, आप मुंबई चले गए, तो इसमें कोई भी 420, कोई भी 316, 318, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। आपने कोई क्राइम नहीं करा, आप भारत के अंदर कहीं पर भी रह सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो। इस पे बैंक कोई भी वो नहीं लगा सकता है। आपको बैंक को कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, कोई नया एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जो लोग हैं वो मुझे वहां पर आके परेशान करेंगे, तो आपको अपना नया एड्रेस तक बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूँ।
क्योंकि कई भाई लोग हैं जो कि एड्रेस चेंज कर देते हैं, वो एड्रेस बता देते हैं, तो वहां पर उनके दूसरे लोग परेशान करने आ जाते हैं। वो लोग तो नहीं आते, लेकिन दूसरी एजेंसी उस एरिया की होती है, वो आ जाती है, वो परेशान करती है, वो पीड़ित करती है कस्टमर को, बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। इसलिए आप नया एड्रेस ना ही बताओ तो ज्यादा बेटर है। हाँ, एक तरीका है इनके पास एड्रेस ढूंढने का, वो तरीका आप हटा सकते हो। कई भाई लोग जो एड्रेस चेंज कर चुके हैं, अगर आपके फोन के अंदर ये एनबीएफसी या फिर बैंक का कोई भी ऐप है और उसने लोकेशन की परमिशन ले रखी है, तो वो आपके घर की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक तुम लोगों को बताता हूं, जितने में मेरे सब्सक्राइबर सबको तो बता ही चुका हूं, वैसे ही बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको उस ऐप को अनइंस्टॉल करना है तुरंत रूप से, ओके। और कहीं पर भी अपने घर से दूर जाना है, जहां ऑफिस के रास्ते में या फिर कहीं पर भी 5-10 मिनट के लिए आपको खड़ा होना है। वहां पर जो भी बीड़ी पान गुटखा चाय वगैरह जो भी पीतो पियो, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट वहां पर रुकना पड़ेगा आपको। आपको दोबारा से वो ऐप इंस्टॉल करना है, दोबारा से सारी परमिशन देनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन, लोकेशन की परमिशन, वो आपको वहां पर देनी है। वहां पर चाय और जो भी अपना टाइम पास वगैरह करना है वो पियो करो। 10-15 मिनट बाद आपको परमिशन देने के बाद, वहां पर घूमने के बाद उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना। अब वो जो ऐप है वो आपकी लोकेशन नहीं ले पाएगा। मैं बता देता हूँ क्यों। एक फाइनेंस करके कंपनी है, हमारे एक क्लाइंट थे, वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने एड्रेस चेंज करा, 10 किलोमीटर चेंज कर लिया, लेकिन जो फाइनेंस कंपनी थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार कंपनी थी। और उसने क्या करा, एजेंसी को जो नया एड्रेस है, ऐप में लोकेशन आ जाती है, एजेंसी वालों ने एड्रेस ट्रैक करा कि ये जो बंदा है ये रात में हमेशा 7 बजे जाता है और वहीं पर रहता है रात भर उसी लोकेशन के बाद। वो वहां पर गया, पूछताछ करी, वो एड्रेस मिल गया। तो ऐसे में क्या, कंप्लेंट वगैरह करके हमने रुकवा दी थी सारी चीजें, सारे सब कुछ, वो लोकेशन में कभी दोबारा बंदे आए भी नहीं। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में नहीं जाना, तो ये तरीका अपनाओ, क्योंकि फिर वो जो नई लोकेशन है वहीं पर घूमते रहेंगे, वहां पर ढूंढते रहेंगे, आपको वहां पर कुछ मिलने का नहीं है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो। और कई भाई लोग पूछेंगे कि यार केस नहीं कर सकते क्या हम पे? अगर मान लो सेक्शन 25 का या फिर सेक्शन 138 का हमें समन आता है कोर्ट से, तो क्या होगा? देखो, मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, जब तक समन रिसीव नहीं होगा, ठीक है, जब तक समन रिसीव नहीं होगा, जब तक समन तामील नहीं होगा, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, जब तक आपने समन रिसीव ही नहीं करा, तब तक आपका कोर्ट की जो केस की प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। और ऐसे में जब एक बार कस्टमर नॉट फाउंड पड़ जाता है, जब रिकवरी एजेंट 1-2 बार एड्रेस पे जाते हैं, वहां देखते हैं कस्टमर अवेलेबल नहीं है, कस्टमर नॉट फाउंड डाल देते हैं, तो उसके बाद कंपनियां केस नहीं भी करती हैं। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि मान लो अगर केस कर भी दिया सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का, और वहां पर आप एड्रेस पे अवेलेबल ही नहीं हो, तो कम से कम 6 महीने तो समन में ही चले जाएंगे। वो समन बार बार भेजेंगे, वहां पर आप एड्रेस पे अवेलेबल ही नहीं हो, सब चीजें करने के बाद भी होने वाला कुछ नहीं। इसलिए कस्टमर नॉट फाउंड के जितने भी केसेस होते हैं, 99% कस्टमर नॉट फाउंड के जो केसेस होते हैं, मतलब जिन्होंने एड्रेस चेंज कर रखा है, जिन्होंने फोन नंबर चेंज कर रखा है, उन पे कंपनियां केस नहीं करती। अगर 1% पे करती भी है, आपको समन ऑनलाइन के माध्यम से रिसीव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कई बार जब एड्रेस पे रिसीव नहीं होता, तो ये 3-4-5 महीने के बाद जो हार जाते हैं, तब व्हाट्सएप पर या फिर मेल पे भी भेज देते हैं। अगर ऐसे में आपको रिसीव होता, कुछ मत करो, फर्स्ट डेट पे जाके, क्योंकि जिस दिन से आपको समन रिसीव हुआ उस दिन से फर्स्ट डेट मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 6 महीने पहले केस करा, समन 6 महीने तक रिसीव ही नहीं हुआ, तो वो लोग आगे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप एड्रेस पे थे नहीं, आप अवेलेबल थे नहीं, आपका समन रिसीव नहीं हुआ, तो आपको ऐसा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपका समन रिसीव हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, हाँ रिसीव होते ही, जैसे मान लो व्हाट्सएप पर भेज दिया, व्हाट्सएप पर आपको उनकी लीगल टीम ने भेज दिया, या फिर आपको मेल के द्वारा भेज दिया गया, और आपने वहां पर डाउनलोड कर लिया, रिसीव कर लिया है, और उसके बाद भी आप बेल नहीं लेते, तो आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में क्या करना है, कुछ नहीं है, सेम डे आपको बेल लेनी, जहां पर भी कोर्ट हो वहां पर जाके सेम डे बेल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेलेबल ऑफेंस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे 99% पे तो केस करा ही नहीं जाता जो कस्टमर नॉट फाउंड होते हैं। अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर चुके हैं, फोन नंबर बंद कर चुके हैं, या फिर एड्रेस चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर प्लानिंग में हो उस चीज के, तो डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो, उसके बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई नोटिस रिसीव हुआ है, कोई सेटलमेंट में दिक्कत है, आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की कोई सर्विस लेनी है, कोई नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, आपको कोई और सलाह चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, आपने लोन की सेटलमेंट करवानी है 10 से 20% के बीच में, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।